हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज के वीडियो में एनसीईआरटी 11th के चैप्टर 2 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड उसको कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले चैप्टर के 8 पार्ट्स हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट होगी एनसीईआरटी 11th लाइन बाय लाइन कवरेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारी वीडियोस एनसीईआरटी 11th के चैप्टर 1 के प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आज पहला पार्ट है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और ये चैप्टर 2 की स्टार्टिंग है, और यहाँ से हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जब से उसकी शुरुआत हुई है, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत से प्रयास किए गए हैं, बहुत सी कोशिशें की गई हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। It was done instinctively, not using criteria that was scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. इस लाइन का मतलब ये है कि ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये साइंटिफिक क्राइटेरिया था या साइंटिफिक रिक्वायरमेंट थी। ये सब चीज़ें जो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई, ये तब महसूस हुई जब हमें खुद की ज़रूरतों के लिए इसको लेना पड़ा। जैसे कि फूड हमें चाहिए था, शेल्टर चाहिए थी, क्लॉथिंग चाहिए थी, खाना, कपड़ा और रहने के लिए जगह। जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हमें खुद से ज़रूरत महसूस हुई एनिमल्स को, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासिफाई करने के लिए। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. अर्लीस्ट जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल। उन्होंने सबसे पहले कोशिश की जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन उनका करने के लिए। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कुछ इस तरीके का अगर मैं बनाती हूँ, अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है तो आप इसको पहचान सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। ये एक प्लांट है। आपने कैसे पहचाना? इसका जो बाहर का जो फीचर था, जो बाहर का डिज़ाइन था, उसको देख के पहचान लिया ना। तो इसका मतलब है जो ये बाहर से देख के आप चीज़ों को पहचान सकते हैं, इसी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब कि वो कैरेक्टर्स जिनको आप बाहर से देख के किसी चीज़ को पहचान सकते हैं। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए। टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्री, श्रब एंड हर्ब। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। उन्होंने एनिमल्स को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जिनमें एक ग्रुप में वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें रेड ब्लड पाया जाता था, और दूसरे में वो थे जिनमें कि रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था। In Linnaeus time, a 2-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed. एरिस्टोटल के बाद में एक साइंटिस्ट आए, लिनियस। हालांकि एरिस्टोटल ने डिवाइड किया प्लांट्स को ट्री, हर्ब एंड श्रब में, और एनिमल्स को रेड ब्लड जिनके पास था और जिनके पास में रेड ब्लड नहीं था। लेकिन जो लिनियस आए, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया, एक प्लांट्स, एक एनिमल्स में। और जो इन्होंने ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन्होंने प्लांट्स में और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। अब सारे ही इनको डिवाइड तो इन्होंने कर दिया, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है, क्या सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही प्रेजेंट होते हैं? नहीं, बहुत से और ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
इनका क्लासिफिकेशन ऐसा था जिसने बहुत सी चीज़ें ऐसी छोड़ी कि इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे कर रहा था जैसे कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। इनका जो सिस्टम था उसकी मदद से हम यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को नहीं समझ सकते, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं हम पहचान सकते, और इवन फोटोसिंथेटिक जो कि होते हैं ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि होते हैं फंजाई, उनको भी इजिली पहचान नहीं सकते। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand. Classification तो बहुत easily कर दिया गया, समझना भी आसान था, but a large number of organisms did not fall into either category. अगर हम कुछ इस तरीके से लेते, एक यहाँ पे ये बना दिया और ये कुछ इस तरीके की बना दिया, हालांकि ड्राइंग फनी है बट स्टिल पहचान हो सकती है क्या बन रहा है। अगर आपसे कोई पहचानने के लिए बोले कि ये क्या है और पहला वाला डायग्राम किस चीज़ का है और दूसरा किस चीज़ का है, बहुत इजीली पहचान सकते हैं ना कि ये प्लांट हैं, ये एनिमल्स हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन जब आता है डीप स्टडी करने पे तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इन दोनों मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से पहचान नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें ऐसी रह गई थी। इसी वजह से द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इसको इनएडिक्वेट पाया गया, ये कंप्लीट नहीं था, इसमें बहुत सी ऐसी कमियां थी जिनसे कि हम ऑर्गेनिजम्स को इजीली उनके डीप बेसिस पे नहीं पहचान पा रहे थे। Besides gross morphological, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, and evolutionary relationship, etc. अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा एक ऐसी नीड भी आई कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसमें सेल के स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाए, कैसी उनकी सेल वॉल है वो इंक्लूड किया जाए, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो खाना कैसे खाते हैं, इस चीज़ को इंक्लूड किया जाए क्लासिफिकेशन में, उनका हैबिटेट क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्लासिफिकेशन का कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हों। Classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time. जैसे जैसे ज़रूरतें महसूस होती गई, जैसे जैसे जो क्लासिफिकेशन था, जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए, तरह तरह की खोज करते गए, वैसे वैसे ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें बहुत से चेंजेस होते गए टाइम के साथ में। Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. हालांकि प्लांट्स और एनिमल किंगडम तो कांस्टेंट रहे, लेकिन इन ग्रुप्स के अंदर कौन से ग्रुप्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाएगा, कौन से एक्सक्लूड किए जाएंगे, ये सब धीरे धीरे चेंज होता रहा। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. धीरे धीरे कुछ अदर किंगडम्स भी आए और उनके नेचर को भी बहुत से साइंटिस्ट के द्वारा समझा गया और क्लासिफिकेशन सिस्टम को आगे ले जाया गया। एक सिस्टम आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा था कि जो ज़रूरतें थी कि किन किन बेस पे किया जाए, वो थी सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन,
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को जब एक साथ में रखा गया, इतनी सारी चीज़ों को, तब एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने। जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, वो इस टेबल में दिए गए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर्स। इनके जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें 5 किंगडम इंक्लूडेड थे। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये 5 किंगडम इन्होंने इंक्लूड किए विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। कैरेक्टर्स इन्होंने क्या क्या लिए, किस बेस पे इन्होंने डिवीजन किया, ये कुछ कैरेक्टर्स लिए इन्होंने। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतनी चीज़ों को ध्यान में रख के विटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इन जो 5 किंगडम हैं, इनमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उनके बेस पे। तो सबसे पहला है सेल टाइप। अगर सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया सारे के सारे किंगडम यूकैरियोटिक सेल होती है। अब इनके सिस्टम में ये समझना आसान हो गया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से यूकैरियोट्स हैं। जो मोनेरा था दैट वाज ओनली किंगडम टू बी प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट्स। अगला इन्होंने डिफरेंस लिया सेल वॉल का। सेल वॉल के बेस पे देखा कि क्या डिफरेंसेस हैं, कौन किस ग्रुप में आता है। तो जब बात हुई मोनेरा की, तो मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल थी, इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसमें पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे मोनेरा की सेल वॉल में। जब बात आती है प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट थी, सारे प्रोटिस्ट में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। फंजाई में जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट थी, लेकिन सेल वॉल बनी हुई थी काइटिन। काइटिन एक पॉलीमर है और काइटिन की बनी हुई सेल वॉल फंजाई में प्रेजेंट थी। जब बात आई प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी और सेल्यूलोज की बनी हुई थी। जबकि एनिमल किंगडम एक ऐसा ओनली किंगडम था जिसमें कि सेल वॉल टोटली अब्सेंट थी। अगला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस लिया वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो जब न्यूक्लियस अब्सेंट है तो इसका मतलब है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है जो कि कवर करती है न्यूक्लियस को। तो मोनेरा जब प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स में जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। जबकि बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। नेक्स्ट इन्होंने कैरेक्टर लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा थे, इनमें था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फंजाई थे उनमें था मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू, प्लांट्स में टिश्यू एंड ऑर्गेन, और जो एनिमल्स थे ये टिश्यू, ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम टाइप ऑफ इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। एक बार बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है सेल से। कोई भी एक सेल है या सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में बहुत सी सेल्स एक साथ में मिल गई, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाया। हालांकि ये भी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसको मल्टी सेलुलर बोला गया या लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। ये मल्टी सेलुलर था या था लूज टिश्यू। इसके बाद में अब जब बहुत सी सेल्स एक साथ में हो गई तो इन्होंने बहुत सी सेल्स ने मिलके फॉर्म किया टिश्यू को। कुछ इस तरीके से टिश्यू का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि बहुत सारी सेल्स पड़ी।
बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके बना देती हैं टिश्यू को। अब जब टिश्यू बन गया तो जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ में जब जुड़ गए तो टिश्यूज ने मिलके बनाया ऑर्गेन्स को। बहुत सारे टिश्यूज थे, कुछ ना कुछ ऑर्गेन्स इस तरीके से बनते गए, कुछ भी बना, कहीं हार्ट बना, लिवर, किडनी, कुछ भी। जब टिश्यूज मिलते गए तो इन्होंने बनाया ऑर्गेन को। और जब ये ऑर्गेन्स, बहुत सारे ऑर्गेन्स एक साथ में आ गए, तब जाके बना फाइनली ऑर्गेन सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चलता है कि पहले सेल्स आई, पहले यहाँ पे एक सेल थी, सिंगल सेल थी, फिर उसके बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसी को लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया। उसके बाद में जब बहुत सी सेल्स जुड़ के इन्होंने टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया, बहुत से टिश्यूज जब एक साथ में आ गए तो इन्होंने बना लिए ऑर्गेन्स। और जब ये ऑर्गेन्स एक साथ में जुड़ के एक दूसरे से सिस्टम बनाया इन्होंने, तब जाके वो बन गया ऑर्गेन सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से जब इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लिया तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे सेलुलर लेवल में थे मोनेरा एंड प्रोटिस्ट, जबकि मल्टी सेलुलर, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे धीरे धीरे फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया आते गए रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट जो इन्होंने लिया वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना किस तरीके से खाते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये समझ लीजिए, जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनमें यही था जो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। तो चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक था, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रॉफिक दैट इज सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। इनका जो क्लासिफिकेशन था, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए गए, जबकि जो प्रोटिस्ट थे, प्रोटिस्ट में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे एंड हेटेरोट्रॉफिक प्रेजेंट थे। दोनों ही तरीके के मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में पाए गए। जब बात आती है फंजाई की, तो फंजाई में सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। इनमें फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं थे। जैसे कि हम जानते हैं जो फंजाई होते हैं इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो ये अपना खाना भी खुद बना नहीं सकते, इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना खुद से बना नहीं सकते। अगला था जो प्लांटी थे, वो थे ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स में ऑब्वियस सी बात है बहुत सा क्लोरोफिल होता है, सनलाइट से ये एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। जब आई एनिमल किंगडम की बात, तो एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हैं हेटेरोट्रॉफिक, और उसमें भी होलोजोइक मतलब कि सब कुछ खाने वाले, एंड सैप्रोफिटिक। तो एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक। यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो पहले दो किंगडम हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, वो हैं ऑटो एंड हेटेरो दोनों ही। फंजाई ओनली हेटेरो है, एनिमल ओनली हेटेरो है, जबकि वन एंड ओनली ऑटोट्रॉफिक सिस्टम है वो है प्लांटी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। अगले लेक्चर में हम विटेकर की क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और भी बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर 2 की हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।